हेलो फ्रेंड्स, जो भी लेक्चर्स होंगे उसके जो भी पीडीएफ होंगे वो आपको हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल मैक्रोवर नाम से उस पर मिल जाएंगे। तो आप ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। आप इसके नोट्स लिखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस का डेफिनेशन देखते हैं। इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो अब ये इंटरनल फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है वो देखते हैं। कंसिडर कीजिए ये बॉडी है और इस पर हमने फोर्स एफ अप्लाई किया, ये हो गया फोर्स एफ। और इस फोर्स एफ की वजह से बॉडी में इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो ये जो हो गया ये हो गया फोर्स एफ, और इस साइड पे भी अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से इस बॉडी में क्या डेवलप हुआ, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। और ये जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ये देखिए ये है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स एंड अपॉन एरिया, मतलब इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसको हम पास्कल में लिखते हैं, और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसको हम मेगा पास्कल में भी लिख सकते हैं। ये सिंपल कन्वर्जन है, आपको ये पता होगा। उसके बाद हम स्ट्रेस के जो टाइप्स है वो देखते हैं। तो ये है स्ट्रेस के टाइप्स। तो ये कैसे डिवाइड किए गए हैं, वो है डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो ऐसे क्यों है? जब रप्चर डायरेक्टली होता है तो वो डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वजह से होता है, और रप्चर इनडायरेक्टली होता है तो वो इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस की वजह से होता है। और ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो है, जो हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, उनकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस जो है, हम जैसे फोर्स ट्रांसवर्स फोर्स अप्लाई करते हैं, टॉर्क अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उनको इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस बोलते हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रेस में क्या क्या आते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ये जो है ये डायरेक्ट स्ट्रेस के एग्जांपल है। तो कंसिडर कीजिए ये एक एक बॉडी है और उस पर हमने एक्सियल स्ट्रेस लगाया, ऐसे नॉर्मल स्ट्रेस, तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ये एक बॉडी है, इस पर हमने पैरेलली उसके क्रॉस सेक्शन को फोर्स लगाया तो उसकी वजह से शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। अगर किसी बीम पर हमने ट्रांसवर्स फोर्स लगाया तो उसकी वजह से क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। और अगर किसी शाफ्ट को हमने टॉर्क दिया तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो ये जो फोर्सेस, ये जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड होता है कि स्ट्रेस कौन सा डेवलप होगा। तो अब हम टाइप्स ऑफ लोड देखते हैं और उनकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो लोड है वो है एक्सियल लोड। तो कंसिडर कीजिए ये एक बॉडी है और उसका जो है ये एक्सिस है, और इस एक्सिस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, मतलब ये क्या हो गया, एक्सियल लोड हो गया। और इस एक्सियल लोड की वजह से क्या होगा, ये जो एक्सियल लोड है ये टेंशन दे रहा है, मतलब ये बॉडी को खींच रहा है, तो उसकी वजह से इस बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी, ये बॉडी इलोंगेट होने की कोशिश करेगी। मतलब इस पर इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ये बॉडी इस फोर्स की वजह से क्या होगी, इलोंगेट होगी, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ये हो गया सिग्मा टी। और उसके अपोजिट अगर हमने इस बॉडी को कंप्रेस किया, मतलब कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया, तो इस बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी, ये कंप्रेस होने की कोशिश करेगी। तो इसका डिमेंशन क्या होगा, कम होने की कोशिश करेगा। तो उसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, सिग्मा सी, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस है हम इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है, इलोंगेट होने की, मतलब इसका जो डिमेंशन है वो इलोंगेट होने की कोशिश करती है। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस लेते हैं वो हम पॉजिटिव लेते हैं।
और उसके अपोजिट कंप्रेसिव स्ट्रेस का क्या होता है, बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है, वो अपना डिमेंशन कम करने की, मतलब श्रिंक होने की कोशिश करती है। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसका जो साइन है वो निगेटिव होता है और इसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है। तो ये जो एक्सियल लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस होते हैं। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस वैरी कैसे होंगे, कंसिडर कीजिए ये सेक्शन है इस बीम का, तो इस पर स्ट्रेसेस कैसे वैरी होंगे, और ये जो हो गया ये उसका एक्सिस, तो इस पर स्ट्रेसेस कैसे आएंगे, ये जो है ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे थ्रू आउट द लेंथ, ये जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस है वो कांस्टेंट होंगे। टेंशन के लिए हम साइन ऐसे लेंगे, मतलब ये पॉजिटिव साइन के लिए होगा, और कंप्रेशन के लिए ऐसे लेंगे, मतलब अपोजिट साइड में, और ये थ्रू आउट द लेंथ सेम ही रहेगा। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऐसे डिनोट करते हैं और ये थ्रू आउट द लेंथ सेम ही रहेंगे। तो अब देखते हैं ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड की वजह से कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, तो कंसिडर कीजिए ये बॉडी है और ये इसका जो है ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, और हमने इस बॉडी पर ये जो सेंट्रल एक्सिस है उसको परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया, ये हो गया फोर्स F, और इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो बॉडी है ये बेंड हो जाएगी, ये बेंड हो गई, और ये कंसिडर कीजिए ये जो है इसका रेडियस R है, बेंड होने के बाद वो सर्कुलर सेक्शन में ही बेंड होगी, तो कंसिडर कीजिए ये रेडियस R है, और ये जो है इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ये N, न्यूट्रल एक्सिस N। तो जो ट्रांसवर्स लोड होगा उसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, और वो बेंडिंग स्ट्रेस हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा बी से डिनोट करते हैं। जब हाँ इससे पहले इसका क्रॉस सेक्शन कैसे था, बेंडिंग से पहले ऐसे था, उसके बाद जब बेंडिंग हुई तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो गया, मतलब ऊपर का पोर्शन बल्जी हो गया और नीचे का कम, और ये जो है ये न्यूट्रल एक्सिस पे जो डिमेंशन होता है क्रॉस सेक्शन का वो सेम ही रहता है। तो अभी हम बेंडिंग स्ट्रेस देखते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस वैरी कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और बेंड ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट होता है अपर पोर्शन पे, और जो नीचे का पोर्शन है वहां पर टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट होगा सिग्मा टी, और जो न्यूट्रल एक्सिस है उस पर जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा, मतलब जो बेंडिंग स्ट्रेस वैरी होता है वो न्यूट्रल एक्सिस से ही वैरी होता है। तो ऊपर का जो पोर्शन आएगा वहां पर क्या होगा, वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा जो कि निगेटिव होगा, तो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, और नीचे का जो पोर्शन है वहां पर ऐसे डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वहां पर क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस है, और ऊपर जो है वो कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस है। और जो ये जो पोर्शन है वो क्या होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो जीरो होता है, और ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलोंग द लेंथ सेम ही होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद ट्रांसवर्स लोड जब हम अप्लाई करते हैं तो हम वो ऐसे अप्लाई करते हैं बीम पे, तो ये जो फोर्स हम लेते हैं जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स होता है, ये जो क्रॉस सेक्शन होता है बीम का उसको ये क्या होगा, पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल होता है इसलिए ये शियर स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करता है, और इसको हम शियर फोर्स बोलते हैं क्योंकि ये जो है ये इस क्रॉस सेक्शन को पैरेलल होता है। तो हम सरफेस लोड्स देखते हैं, तो सरफेस लोड्स क्या है, इनको शेयर लोड्स भी बोलते हैं। अगर हम कंसिडर कीजिए ये एक बॉडी है और ये फिक्स्ड है इस यहाँ पर, और इस पर हमने ये जो पॉइंट दिया हुआ है इस पर हमने मतलब इस बॉडी के जो ऊपर का पोर्शन है उसको पैरेलल हमने फोर्स F अप्लाई किया, तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो बॉडी है उसका डिस्टॉर्शन हो जाएगा। कंसिडर कीजिए ये जो है ये एंगल फाई है और इस फाई एंगल से इस बॉडी का डिस्टॉर्शन हो गया, तो क्या हो गया, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ऐसे अप्लाई होगा इस बॉडी की जो क्रॉस सेक्शन है उसको पैरेलल। तो ये फोर्स हम कैसे डिनोट करते हैं, ये फोर्स ऐसे जाएगा, मतलब ये जो है ये क्रॉस सेक्शन को
पैरेलल होगा। और ये इस फोर्स की वजह से क्या डेवलप होंगे, शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, जो हम टाउ से इंडिकेट करते हैं। ये हो गए हमारे शियर स्ट्रेसेस। तो ये जो सरफेस लोड होगा उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। शियर स्ट्रेस टॉर्क की वजह से भी प्रोड्यूस होता है, वो हम टॉर्शन में देखेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेन्स के टाइप देखते हैं। हम स्ट्रेन और स्ट्रेन के टाइप्स देखते हैं। उससे पहले ये स्ट्रेन का डेफिनेशन देखते हैं। ये हमने देखा था, तो क्या है, चेंज इन डिमेंशन अपॉन ओरिजिनल डिमेंशन। ये इसका रफली हम उसको स्ट्रेन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कंसिडर कीजिए ये एक बॉडी है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, तो उसका डिमेंशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया डेल्टा एल से। ये डेल्टा एल से उसका डिमेंशन चेंज हो गया, मतलब इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, एल प्लस डेल्टा एल, ये इसका लेंथ हो गया। तो ये क्या आएगा, स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। इसको क्या डिफाइन करते हैं हम, इसको स्ट्रेन डिफाइन करते हैं। तो अभी इसके टाइप्स देखते हैं। तो स्ट्रेन जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है नॉर्मल स्ट्रेन और दूसरा है शियर स्ट्रेन। जो नॉर्मल स्ट्रेसेस की वजह से डेवलप होता है वो हो गया नॉर्मल स्ट्रेन, मतलब हम जो नॉर्मल फोर्सेस लगाते हैं उनकी वजह से, और जो शियर फोर्स की वजह से डेवलप होता है वो होता है शियर स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब जब लॉन्जिट्यूडनल और लैटरल स्ट्रेन अप्लाई होंगी तब टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेन का। नॉर्मल स्ट्रेन का जो फर्स्ट टाइप है वो है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ। तो कंसिडर कीजिए ये बॉडी है, इस पर हमने फोर्स P अप्लाई किया, और इसका जो इनिशियल लेंथ था वो कितना था, L था। उसके बाद उसका इस बॉडी का जो है वो इलोंगेशन हो गया, और ये फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका जो लेंथ है वो डेल्टा L से इंक्रीज हो गया। तो इसका टोटल लेंथ कितनी हुई, L प्लस डेल्टा L। तो जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होता है उसको हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। और इस स्ट्रेन को हम जनरली स्ट्रेन को हम एक तो ई से डिनोट करते हैं या एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो ये जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है यहाँ पे हम एल लिखते हैं उसका नोटिफिकेशन के लिए। तो ये जो आएगा ये क्या आएगा, ये फाइनल लेंथ है, और इसके बाद वो इनिशियल लेंथ। अगर ये टेंशन में है बॉडी तो वो इलोंगेट होगी, तो ये जो स्ट्रेन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फाइनल लेंथ ज्यादा होगी। अगर इसका लेंथ कम हो रहा है तो ये क्या आएगा, ये नेगेटिव स्ट्रेन आएगा। तो ये हो गया लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का, ये लेंथ में चेंज करता है। उसके बाद का जो टाइप है वो है लैटरल स्ट्रेन। तो देखिए ये बॉडी है और इस पर हमने फोर्स F अप्लाई किया, और इसका जो इनिशियल जो लेंथ था वो कितना था, L था। और जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, उसका जो लेंथ है वो बढ़ गया डेल्टा L से। डेल्टा L से इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। लेकिन जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर लेंथ इंक्रीज होती है लेकिन वॉल्यूम जो होता है पूरे बॉडी का वो तो कांस्टेंट होता है, तो क्या होगा, ये जो पहले स्क्वायर सेक्शन था उसका क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, और ये जो है ये उसकी जो लैटरल डिमेंशंस है उनमें चेंज होगा। तो ये पहले D था तो ये बढ़कर मतलब इसका डिमेंशन डी इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया, मतलब लैटरल डिमेंशन है जो उसमें चेंज हो गया। वैसे ही ये जो इस साइड का डिमेंशन है वो कम हो गया, मतलब ये क्या हुआ, इन पर कौन सा स्ट्रेन आ रहा है, लैटरल स्ट्रेन आ रहा है। और वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन लैटरल डिमेंशन अपॉन ओरिजिनल डिमेंशन। यहाँ पे ओरिजिनल डिमेंशन क्या था, डी था, और चेंज कितना हुआ, ये जो डी है इतना चेंज हुआ। तो इस ऐसे हम लैटरल स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। तो कंसिडर कीजिए ये एक शाफ्ट है और इसको हमने फोर्स लगाया,
तो इसका जो डायमीटर चेंज होगा वो कितना होगा, डी से होगा। और ये जो होगा ये क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा इस केस में, क्योंकि जो डायमीटर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन लैटरल डिमेंशन अपॉन ओरिजिनल डिमेंशन। तो जब हम टेंशन लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो डिमेंशन है इसका जो डायमीटर है वो कम होगा डेल्टा डी से। इसके बाद है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, मतलब जब दोनों अप्लाई हो रहे हैं तो टोटल बॉडी का जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन जो ओरिजिनल वॉल्यूम है बॉडी का, उसका जो रेशियो होगा उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। तो कंसिडर कीजिए ये एक बॉडी है, ये एक शाफ्ट है ऐसे कंसिडर कीजिए, और इस पर हमने फोर्स लगाया F। तो इस शाफ्ट की लेंथ चेंज होगी, मतलब L से डेल्टा L होगी। ये पहले L थी, उसके बाद उसका लेंथ चेंज कितना होगा, डेल्टा L होगा, मतलब लेंथ इंक्रीज होगा हो जाएगी। लेकिन जो डायमीटर था उसका पहले, उसका अगर डायमीटर D था तो अभी वो डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। वो कितना, dd से डिक्रीज हो गया, मतलब डायमीटर कितना होगा, d माइनस डेल्टा d, इतना इसका डायमीटर होगा। मतलब ये जो है ये इसके पूरा जो उसका वॉल्यूम है उसमें चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन आया, मतलब इसका जो लेंथ है उसमें इतना चेंज हुआ डेल्टा है। और जो उसका है साइड से, दोनों साइड्स उसमें कितना हुआ, क्योंकि वो दोनों साइड सेम है तो वो 2 इंटू लैटरल स्ट्रेन आएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में सेम आएगा। उसके बाद ये देखिए, ये क्यूब कंसिडर कीजिए, ये है इसका x डायरेक्शन, ये है इसका y डायरेक्शन। अगर यहाँ पर हमने फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, ये x डायरेक्शन का स्ट्रेन चेंज होगा, ये z डायरेक्शन का स्ट्रेन चेंज होगा, और ये y डायरेक्शन का स्ट्रेन चेंज होगा। और जब हम इनका एडिशन लेंगे हर एक डायरेक्शन में तो वो क्या कहेंगे हम, वो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब जो भी x y z डायरेक्शन में स्ट्रेन चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। और ये जो है ये हमने सिलेंड्रिकल रॉड जो देखा उसके लिए हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऐसे लेते हैं। वैसे क्यूब के लिए, सिलेंडर के लिए कैसे लेना है, स्फीयर के लिए कैसे लेना है, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम शेयर स्ट्रेन देखते हैं। तो शेयर स्ट्रेन कैसे डेवलप होता है, जब हम इस पे शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे। देखिए ये पॉइंट ए है और इस पर अगर हमने एफ फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो ए पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा डिस्टेंस डेल्टा से, और यहाँ पर क्या होगा, एंगल फाई होगा। और यहाँ पर देखा है हमने ये क्या है, ये लेंथ एल है, तो ये कितने एंगल से डिस्टॉर्ट हुआ, फाई एंगल से डिस्टॉर्ट हुआ। ये लेंथ एल है, तो हम ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, ये हो गया डेल्टा डिस्टेंस और ये एल, तो tan phi इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एल। इससे हम ये डिस्टॉर्शन फाइंड कर सकते हैं। और ये जो फाई की जो वैल्यू है वो बहुत कम छोटी होती है, तो हम डायरेक्टली उसको इक्वल्स टू फाई लिख देते हैं। और ये फाई जो है ये क्या है, हमारा एंगल है, तो इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। हमने बाकी जो भी स्ट्रेन देखे वो यूनिटलेस क्वांटिटीज है, लेकिन जो शियर स्ट्रेन है उसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। ये अच्छे से याद रखिए। ये तो हमने देख लिया कि जब सरफेस लोड अप्लाई होता है, मतलब शियर लोड अप्लाई होता है, तो ऐसे हम स्ट्रेन निकालते हैं। और ये हो गया फाई इक्वल्स टू गामा, शियर स्ट्रेन जो है वो हम गामा से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं जब शियर स्ट्रेस अप्लाई होता है बॉडी पे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे शियर स्ट्रेन को। तो कंसिडर कीजिए ये बॉडी है और इस पर ऐसे शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इन स्ट्रेसेस की वजह से क्या होगा, ये जो बॉडी है वो ऐसे डिस्टॉर्ट होगी, ये इस डायरेक्शन में ऐसे और इस डायरेक्शन में ऐसे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा उस पर। और ये जो है ये इसका एंगल चेंज होगा, तो ये एंगल चेंज कितना होगा, 5/2 इस साइड से और 5/2 इस साइड से, मतलब ये जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो इतना होगा।
तो ये जो है ये shear strain हम ऐसे लिखेंगे जब shear stresses ऐसे अप्लाई हो रहे हैं। तो अब हमने सारे स्ट्रेन की टाइप्स देख लिए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगले जो लेक्चर्स है उनके नोटिफिकेशंस आ सके। और हमारे जो बाकी जो लेक्चर्स है वो भी रेफर कीजिए। और अगर आपके कोई सजेशंस है तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।